प्यारे बच्चों, यंग इंडिया कोचिंग की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है, आपका सत्कार है। मैं हूं सुधीर शर्मा, आपका मैथ टीचर। चलिए, आज कल जो टॉपिक था परसेंटेज, और परसेंटेज में जो सवाल चल रहे थे क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन, उनको कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने जो क्वेश्चन कराए थे वो आयत और वर्गों को लेकर कराए थे। आज क्वेश्चन करते हैं त्रिभुज। क्वेश्चन रहेगा बेटा, एक त्रिभुज की आधार भुजा में 10% वृद्धि करने से 10% वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% वृद्धि से त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। बेटा, कल मैंने एक नोट लिखवाया था और उस नोट में था, नोट किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति की दो भुजाओं के गुणनफल पर आधारित होता है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्षेत्रफल दो भुजाओं का गुणनफल ही होता है, लेकिन दो भुजाओं के गुणनफल पर डिपेंड करता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण का हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का हो जाएगा √3/4 a²। लेकिन यहाँ हमें फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है, बस हमें यहाँ ये समझना है कि हम किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो उसमें केवल दो भुजाओं का गुणनफल अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि भुजा में 10% की वृद्धि हो गई, तो बेटा आप कहेंगे कि 110/100 हो गया। और उसकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई में वृद्धि दे रखी है 20%। इसका मतलब उस त्रिभुज की ऊंचाई 100 से 120 हो गई, तो आप लिखेंगे 120/100। और जब आप इसको हल कर रहे होंगे तो ये आएगा बेटा 12 × 11 बराबर 132। नीचे 100 बचा हुआ है, 132/100। इसका मतलब 1.32 नहीं लिखना है। इसका अर्थ हो जाएगा कि पहले क्षेत्रफल 100 था और अभी क्षेत्रफल 132 हो गया है। तो इस प्रकार इसमें वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितने की हुई है प्यारे बच्चों? 32 की। 32 की वृद्धि कौन सी वाली संख्या पे हुई है? 100 पे हुई है। इसलिए आप कहेंगे कि इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 32% होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसी तरह का, कि किसी त्रिभुज की आधार भुजा को 10% कम कर दिया जाता है। कम करके उसकी ऊंचाई 10% अधिक कर दी गई। ऊंचाई 10% अधिक कर दी गई। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक या कम हो जाएगा? कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम हो जाएगा? अधिक अथवा कम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दे रखा है कि एक भुजा को 10% कम कर दिया गया और उसकी दूसरी वाली भुजा को 10% अधिक कर दिया गया। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? उसका क्षेत्रफल कम हो रहा होगा या उसका क्षेत्रफल अधिक हो रहा होगा, और कितना? तो यहाँ देखते हैं 10% कम करने का मतलब हुआ 90/100 गुना ऊंचाई को 10% अधिक करने का मतलब हुआ 110/100। बाकी प्रक्रिया आगे वाली है। आप करेंगे 11 × 9 99/100। बेटा आप यहाँ देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में कुछ कमी आई है,
पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी क्षेत्रफल 99 आया है। इसका मतलब इसमें कमी आई है, क्षेत्रफल में कमी हुई और कमी आई 1 की। बेटा 1 की आई, लेकिन क्वेश्चन में तो प्रतिशत में पूछा गया है, तो परसेंट निकालने के लिए चेक करेंगे कि 1 की कमी कौन सी वाली संख्या पे आई है। तो यहाँ पता लगा कि 100 पे कमी आई है, और चूँकि 100 पे होने वाली कमी को ही प्रतिशत कमी कहते हैं, इसीलिए इस जो क्वेश्चन का आंसर रहा बेटा वो हो जाएगा 1% की कमी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, ये वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है पहले वाला, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने से उसके व्यास में होने वाली वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 10% वृद्धि करने से उसकी परिधि में होने वाली वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। और तीसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या अथवा व्यास अथवा परिधि में, चाहे त्रिज्या चाहे व्यास चाहे परिधि, इनमें से किसी एक में 10% वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि परसेंट क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या होती है r, त्रिज्या r, व्यास होता है 2r और परिधि होती है 2πr। जब बात आती है परसेंट वृद्धि करने की, तो सबसे पहले बात यह आती है कि जो वृद्धि होगी अथवा कमी होगी वो कौन सी वाली संख्याओं में वृद्धि या कमी हम कर सकते हैं। तो बेटा आप सब जानते हैं कि संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं चर और एक बोल सकते हैं अचर। चर का मतलब हुआ वेरिएबल्स, और अचर को आप कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि जिन संख्याओं के मान निरंतर बदलते रहते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसे प्रतीक चर कहलाते हैं। और जो संख्याएं हमेशा फिक्स होती हैं, जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, ऐसी संख्याएं अचर कहलाती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी अचर हैं। तो यहाँ बात आती है कि हम जो वृद्धि या कमी करेंगे वो कौन सी संख्याओं में करेंगे। तो बेटा आप समझ लें कि वृद्धि जो होगी वो केवल चरों में होगी, अचर में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे त्रिज्या में जब आप चेक करेंगे तो त्रिज्या का मतलब होता है r। तो यहाँ पे r क्या है, चर है। अब आप कहेंगे कि सर r चर कैसे है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग त्रिज्याएं होती हैं। कभी क्वेश्चन में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कभी 35, कभी 14, कभी 21, इस तरह से आपने देखी होंगी। तो त्रिज्या कोई फिक्स राशि नहीं है, परमानेंट राशि नहीं है। त्रिज्या, व्यास, परिधि, ये त्रिज्या के अनुरूप बदलती रहती हैं। यदि हम त्रिज्या को अधिक करेंगे तो व्यास भी अधिक हो जाएगा, परिधि भी अधिक हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि त्रिज्या यहाँ पे r है। तो अगर हम वृद्धि करते हैं परसेंट वृद्धि, तो परसेंट वृद्धि r की वजह से होनी है। व्यास में भी 2 संख्याएं हैं, एक 2 है और एक r है। तो बेटा अचर संख्या है और अचर संख्याओं में हम वृद्धि नहीं कर सकते, इसलिए वृद्धि यहाँ भी केवल r के कारण ही होनी है। और इसी प्रकार जो परिधि है, परिधि 2πr होती है, और 2πr में 2 और पाई दोनों ही अचर संख्याएं हैं। तो यहाँ भी केवल r ऐसी संख्या है जिसके कारण वृद्धि अथवा कमी होगी। तो क्वेश्चन जो लिखा है बेटा आपने, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने से, तो इस बात से केवल एक निष्कर्ष निकला कि यदि हम किसी भी क्वेश्चन में त्रिज्या में वृद्धि करें तो उतनी ही परसेंट वृद्धि बेटा व्यास में होगी और उतनी ही परसेंट वृद्धि उसकी परिधि में भी होगी। त्रिज्या, परिधि और व्यास में समान रूप से परसेंट वृद्धि होती है अथवा समान रूप से प्रतिशत कमी होती है। त्रिज्या, परिधि और व्यास से संबंधित क्वेश्चनों में हमें उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि क्वेश्चन में दिखाई गई है उसका आंसर भी उतना ही रहेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप समझ रहे हैं कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि की है, तो बेटा इसके व्यास में भी जो वृद्धि होगी उसका मान भी आएगा 10% वृद्धि। ठीक है। दूसरा आगे आप देख रहे हैं, दूसरे वाला क्वेश्चन है। दूसरे वाले क्वेश्चनों में दिया गया है बेटा कि उसके व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि में होने वाली वृद्धि परसेंट क्या होगी। तो व्यास में वृद्धि करें हम, चाहे त्रिज्या में करें चाहे परिधि में करें,
इन तीनों राशियों में समान रूप से प्रतिशत वृद्धि होनी है और समान रूप से प्रतिशत कमी होनी है। इन तीनों राशियों में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा 10% वृद्धि। अब बात आती है बेटा तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या अथवा व्यास। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे त्रिज्या है, यहाँ पे व्यास भी हो सकता था, यहाँ पे परिधि भी हो सकती थी। में अगर हम 10% वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या होगी। तो बेटा क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, और क्षेत्रफल के लिए मैं पहले भी आपको नोट लिखा चुका हूँ, और नोट में था कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति की दो विमाओं के गुणनफल पर आधारित होता है। अब आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में तो दो विमाएं हैं ही नहीं, दो भुजाएं इसमें तो दे ही नहीं रखी हैं। तो जिस क्वेश्चन में केवल एक भुजा दे रखी है उसी भुजा की गुणा हमें दो बार करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है 10% वृद्धि। 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ बेटा। आप कहेंगे कि सर 110% हुआ। 110% का मतलब भी होता है बेटा 110/100। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि पहले 100 था, अभी ये 110 हो गया है। तो अभी हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, दो बार गुणा कर देंगे 110/100, और जब यहाँ पे आप 0 काटेंगे तो ये आएगा 121/100। और आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे वृद्धि हुई, और ये वृद्धि हो गई 21 की, चूँकि 100 पे हुई है इसीलिए आप कहेंगे 21% वृद्धि, और यही इसका आंसर होगा। तो इन सब से एक निष्कर्ष निकला बेटा कि जो क्वेश्चन त्रिज्या, व्यास और परिधि को लेकर के हैं उन क्वेश्चनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है, उनका आंसर भी वही रहता है। बाकी जो क्वेश्चन चाहे वो त्रिज्या से है, चाहे वो व्यास से है, चाहे वो परिधि को लेकर के है, उन क्वेश्चनों में अगर क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछता है तो बिल्कुल दो भुजाओं के गुणनफल पर आधारित क्षेत्रफल होता है। तो आप उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। आगे नई टाइप के। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है किसी भी आकृति के आयतन की। जिस प्रकार किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उसकी दो विमाओं के, दो भुजाओं के गुणनफल पर आधारित होता है, उसी प्रकार किसी भी आकृति का आयतन उसकी तीन भुजाओं के गुणनफल पर आधारित होता है। जैसे अगर आप निकालते हैं कि सर कमरे का आयतन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे तीन भुजाओं की गुणा की गई है। जैसे हम एक अन्य आकृति जैसे बेलन की बात हम करते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो पाई कांस्टेंट है, r² का मतलब हुआ कि हमने त्रिज्या की गुणा दो बार करी है, इसका मतलब दो संख्याएं हो गई, दो भुजाएं हो गई गुणा h, और तीसरी भुजा हो गई बेटा ऊंचाई। इस प्रकार आप देखेंगे शंकु का होता है 1/3 πr²h। आप किसी भी आकृति का आयतन देख लें उसमें तीन भुजाओं की गुणा अवश्य की गई है। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे बेटा कि किसी भी नोट में लिखेंगे किसी भी आकृति का आयतन, किसी भी आकृति का आयतन उस आकृति की तीन भुजाओं के, उस आकृति की तीन भुजा बेटा विमा भी बोल सकते हैं आप, डायमेंशन, साइड्स, तीन भुजाओं के गुणनफल पर आधारित होता है। अब ये मत कह देना बेटा कि गुणनफल ही होता है, गुणनफल नहीं लिख रहा हूँ मैं, गुणनफल पर आधारित होता है। ये परसेंट वाले क्वेश्चनों में परसेंट वृद्धि या कमी निकालने का सबसे अचूक तरीका है, आधारित होता है। इसका एक उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण रहेगा, उदाहरण के तौर पे किसी आयताकार कमरे की, आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई को क्रम से 10%, 10% व 20%
तक बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार कमरे का आयतन, कमरे के आयतन में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? इस प्रकार कमरे के आयतन में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस बात को याद रखना है कि किसी भी आकृति का आयतन उसकी 3 भुजाओं के गुणनफल पर आधारित होता है। और इस तरह से आप कर पाएंगे कि लंबाई होगी उसकी 110/100 गुणा चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 हो गया। और इसी प्रकार इसकी जो ऊंचाई है उसमें जो होने वाली वृद्धि है वो 20% है, तो आप कहेंगे बेटा 120/100 हो गया। अब इन संख्याओं को जब आप सरल करेंगे तो 0 से 0 काट दिया, इस वाली 0 से ये हमने काट दिया, इस वाली 0 से ये भी काट दिया। और जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो 11 गुणा 11 121 हुआ, 121 गुणा है 12 यहाँ पे नीचे बच रहा है बेटा 10 गुणा 100। जब इसको आप हल कर रहे होंगे तो 12 एकम 12 का 2, 1 बचा 12 दूनी 24 और 1 25 का 5, 2 12 एकम 12 और 2 14 बटे 10 गुणा 100। बेटा एक काम कर लीजिए आप, इस वाले 10 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पर रह गया नीचे 100 और यहाँ पे एक दशमलव लग गया। जब आप देख रहे हैं तो ये क्षेत्रफल निकल के आ रहा है कि 145/145.2/100। इसका अर्थ हुआ कि पहले क्षेत्रफल जो आयतन था वो 100 था, अभी आयतन 145.2 है। इसलिए आयतन में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर 45.2 की हुई है, लेकिन कितने पे हुई है? तो वो 100 पे हुई है, तो यहाँ पे आप परसेंट लगा देंगे और यही आपके इस प्रश्न का पूरा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। किसी बेलन की त्रिज्या में 10% कमी तथा ऊंचाई में 25% वृद्धि कर देने से बेलन का आयतन कितना प्रभावित होगा? बेटा सारे बच्चे आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। पाई से क्वेश्चन के जो क्षेत्रफल है या आयतन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाई एक अचर राशि है। तो यहाँ पे जो प्रभाव होगा वो r² की वजह से होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि आयतन में, यहाँ लिखेंगे बेलन का नया आयतन, बेलन का नया आयतन, और यहाँ पे आप करेंगे 10% कमी। इसका मतलब 90/100 गुणा r² होता है, इसलिए r की गुणा 2 बार है और r में कमी की गई है, तो बेटा आप लिखेंगे 90/100 गुणा h। h क्या है? h में 25% की वृद्धि की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% वृद्धि का अर्थ हुआ कि पहले उसका जो ऊंचाई थी वो 100 थी, लेकिन वृद्धि के बाद में अब उस बेलन की ऊंचाई को 125 कर दिया गया है। तो 125/100। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएंगे। यहाँ से आएगा 9 गुणा 9 81 गुणा 125 बट्टे ये 10 आएगा, यहाँ से ये आएगा 100 और यहाँ से भी आएगा बेटा ये वाला 100। तो चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 से 5 बार हो गया ये, और ये 25 से हो गया बेटा 4 बार। और इससे भी बेहतर ये कर सकते हैं आप कि यहाँ भी ना काटें आप इसको भी छोड़ दें और इसे भी छोड़ दें, तो ये आ जाएगा 100। जब 125 के आप गुणा करेंगे तो 8100 तो एक आ रहा होगा बेटा, 8100, और 25 का जब गुणा करेंगे तो ये गुणा आएगा 81 का 1/4, और 1/4 आ जाएगा 20.25, तो ये आ जाएगा 2025 ये हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 5 2 1 8 2 10,
10 125 आएगा, और 10 125 को जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो 100 गुणा 100 से, तो यहाँ से मिलेगा आपको बेटा, इस 100 से आप दशमलव लगा सकते हैं, 101.25 बटे 100। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो आयतन है उसमें कुछ वृद्धि हुई है, और वो आयतन में वृद्धि जो निकल के आई है वो हो जाएगी प्यारे बच्चों, आयतन में वृद्धि प्रतिशत बराबर 100 से 101.25 हुआ है, तो 1.25, चूँकि 100 पे है इसलिए परसेंट भी लगा देंगे, 1.25% की वृद्धि इस प्रश्न में होगी। आगे के क्वेश्चन अभी प्यारे बच्चों चलते हैं एक नई टाइप की तरफ, और टाइप है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक अनिवार्य हैं। 35% अंक अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी इस परीक्षा में चालीस अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें बताया गया है कि किसी परीक्षा का न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 35% है। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो इस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या है या अधिकतम अंक कितने हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है प्रतिशत में दे रखा है 35%, लेकिन जब एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी 30 अंकों से फेल होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसको पास होने के लिए न्यूनतम जो अंक चाहिए वो चाहिए 40 + 30। तो यहाँ पे परसेंट में जो उत्तीर्णांक है वो 35% ज़रूर है, लेकिन जो उत्तीर्णांक अंकों में है वो 70 अंक है। तो यहाँ से बेटा आप समझ जाएंगे कि इस 35% की वैल्यू ही अंकों में 70 है। जब 70 35% के बराबर है, या फिर हम ये कहते हैं कि 35% की वैल्यू 70 अंक है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक तो बेटा 100% होता है। किसी भी संख्या की जो वास्तविक वैल्यू होती है वो 100% होती है। तो ये पूछ रहा है, इसलिए पूर्णांक ये जानना चाहता है, तो 100% होगा, और 100% की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के जो सवाल हैं आप समझ जाते होंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल है, बस इसको हमने और थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। इस परसेंट से परसेंट को ख़त्म किया, इस 35 से 70 को 2 बार हमने ख़त्म किया। अब केवल यहाँ पे एक संख्या 2 है, यहाँ पे 100 है, और क्रॉस में हमेशा गुणा होता है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 200 अंक। तो इस परीक्षा का जो पूर्णांक हुआ बेटा वो 200 अंक हुआ। हाँ तो प्यारे साथियों, किसी परीक्षा में 207 अंक प्राप्त करने के बाद अमन न्यूनतम से 27 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। यदि परीक्षा का पूर्णांक 600 है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 207 अंक प्राप्त करने के बाद 27 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा बेटा 207 में से 27 अंक तो उसने अधिक प्राप्त कर लिए। इसका मतलब ये हुआ 180 अंक। 180 अंक जो है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक है। और इस प्रश्न में दे रखा है कि परीक्षा का जो पूर्णांक है, पूर्णांक दे रखा है वो क्या है?
600 है। 600 अंक क्या है? पूर्णांक है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूर्णांक की परसेंट पता होती है हमेशा, और पूर्णांक की प्रतिशत है 100%। तो आप इस 100% को रख देंगे पूर्णांक के सामने। 100% की वैल्यू क्या है? 600 अंक है। या फिर हम ये कह दें कि 600 अंकों की जो वैल्यू है वो 100% है, तो 180 अंक की वैल्यू जो होगी वो कितने प्रतिशत होगी? तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 100 से 600 को 6 बार डिवाइड किया, 6 से आप इस 180 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30। और यहाँ पे क्या है बेटा? प्रतिशत। तो जो न्यूनतम उत्तीर्णांक रहेगा वो हो जाएगा 30%। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। किसी परीक्षा में विद्यार्थी ए 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि विद्यार्थी बी 40% अंकों के साथ न्यूनतम से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है? न्यूनतम अंक पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए क्या करेंगे? विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी, विद्यार्थी ई जो प्राप्त करता है वो 30% प्राप्त करता है, और क्या होता है रिजल्ट इसका? 5 से ये फेल है। आप यहाँ लिखेंगे 5 अंकों से क्या है इसका? ये फेल है, इसके 5 अंक कम मिले हैं। जबकि विद्यार्थी बी ने क्या किया? इसके 40% अंक हैं, और बेटा इसका क्या हुआ है? 10 अधिक है। तो आपको करना है कि विद्यार्थी ए फेल क्यों है और विद्यार्थी बी पास तो है ही, उसके अंक अधिक क्यों हैं? क्योंकि विद्यार्थी बी ने ए की अपेक्षा जो अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वो हैं 10%। 10% का अंतर है इन दोनों के बीच में, अंतर 10%। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? अब आप ये मत कहना प्यारे बच्चों कि इन दोनों का अंतर 5 है। इन दोनों का अंतर 5 नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ये 5 अंकों से फेल है और इसके 10 अंक अधिक हैं। इसका मतलब इन दोनों के जो अंक हैं उनके बीच का जो अंतर है वो है बेटा 15 अंक, बराबर 15 अंक। कितना है प्यारे बच्चों? 15 अंक। 10 और 5 15 अंक। अभी इसने पूछा क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है। आप चाहे यहाँ से देख लो बेटा क्वेश्चन, चाहे आप यहाँ से देख लो। जब आप देखेंगे कि ए ने क्या किया? 30% अंक प्राप्त किए। जब 30% इसने अंक प्राप्त किए तो इसका मतलब इसने जो अंक प्राप्त किए होंगे वो होंगे 10 से 3 बार डिवाइड हुआ, 15 गुणा 3 45 अंक। लेकिन बेटा क्वेश्चन में दिया गया है कि 45 अंक प्राप्त करने के बाद भी ये 5 अंकों से फेल था, इसलिए न्यूनतम उत्तीर्णांक ये हो जाएगा बेटा 45 + 5 बराबर 50 अंक। न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा बेटा 50 अंक। और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 108 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करने के बाद न्यूनतम से 24 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लिखेंगे एक पहला विद्यार्थी है और एक दूसरा विद्यार्थी है। पहला विद्यार्थी क्या करता है? 30% अंक प्राप्त करता है, और क्या करता, रिजल्ट क्या होता है उसका? 108 से फेल है। 108 इसके कम अंक आए हैं। दूसरा विद्यार्थी क्या करता है? 52% इसके अंक हैं, और इसका रिजल्ट क्या है? इसने 24 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ये अधिक है और आप इसको फेल की जगह पे कम कर सकते हैं। बेटा ध्यान देंगे, जब यहाँ पे क्या निकालना है हमें दोनों का? अंतर। अंतर क्यों निकालना है? क्योंकि इस जो विद्यार्थी है दूसरे वाला, इसके जो अंक अधिक हैं, ये बेटा अंक अधिक क्यों आए? तो आप कहेंगे कि सर इसके जो अंकों का जो प्राप्तांक है उनमें अंतर है 22% का, 22% का अंतर है। जबकि इनके ये परसेंट में अंतर है 22% का, और प्राप्तांकों में जो अंतर है वो कितने का है? आप कहेंगे सर 108 इसके कम हैं,
इसके 24 अधिक हैं, इसलिए ये फेल है और ये पास है। जब एक ही प्रश्न में एक विद्यार्थी फेल होता है और दूसरे के नंबर ज़्यादा होते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ने का कारण बेटा यही है कि इन दोनों के अंकों का अगर हम अंतर निकालें तो ये 108 से फेल हो चुका है और ये 24 से पास हो गया है। इस तरह से 108 और 24 132 अंक हो गए। 132 अंक, 22% की वैल्यू क्या हो गई? 132 अंक हो गई। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1% की वैल्यू जो है 22 छिक्के 132, 6 अंक हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, इसलिए न्यूनतम उत्तीर्णांक। अच्छा, इतना तो आपको पता है कि जो विद्यार्थी एक था, एक ने क्या किया था, 30% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन ये अभी भी फेल था। कितने अंकों से फेल था? तो आपको पता लगी कि ये फेल था बेटा 108 अंकों से। अच्छा, हमें जो निकल के आया है वो ये मिला है कि 1% की वैल्यू अंकों में 6 है, या फिर ये कह सकते हैं कि 6 अंक से 1% बनता है। जब ये विद्यार्थी ए 108 अंकों से फेल है तो क्या हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि 108 अंकों को प्रतिशत में क्या लिखा जाए? तो बेटा ऐसा ज्ञात करने के लिए 6 अंक से 1% बना है तो 108 का लिख देंगे यहाँ पे। 108/6 जब आप भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4 6 अट्ठे 48, 18% यहाँ से बना, 18% यहाँ से बना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 18% अंक इसके पास और होते तो ये पास हो गया होता। इसलिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत हो जाएगा 30% प्लस के 18% बराबर 48%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? बेटा बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। आप कह सकते हैं कि विभाग 1 है, ये दूसरा विभाग है और ये तीसरा विभाग है। यहाँ पे छात्रों की संख्या दे रखी है, कितने हैं? 40, यहाँ पे 50 हैं और यहाँ पे 60 हैं। और यहाँ पे जो उत्तीर्ण हैं कितना है इसका? 10%, इसका 20% और इसका भी 10%। जब आप निकालेंगे कुल उत्तीर्ण तो यहाँ से निकल के आएगा विद्यार्थियों, 40 का 10% कितना हुआ? 4, 20 पंजे 100, तो कितना आया इसका? 10। और यहाँ से जब निकालेंगे आप 60 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। तो कुल विद्यार्थी जो पास हुए कितने हो गए? 10 और 4 14 और 6 20 विद्यार्थी। 20 विद्यार्थी पास हुए कुल तीनों सेक्शन में। और कुल विद्यार्थी थे यहाँ पे, कुल विद्यार्थी तो ये थे बेटा 40, 50, 90 और 60, 150। 150 में से 20 विद्यार्थी पास हैं तो ये पूछ रहा है, इसलिए परसेंट क्या होगा? 150 क्या है बेटा? 100% है। और ये पूछ रहा है कि 20 जो है उसका कितने % होगा? तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 100 गुणा 20 कितना हो गया? 2000 बट्टे यहाँ से कितना आ जाएगा? 150। जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से 40 बार और 5 से करेंगे इसको 3 बार, और ये आ जाएगा 13 सही 1/3% बराबर 13 सही 1/3%। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। और आज के लिए इस कक्षा में इतना ही है। अगली कक्षा हम कल लेंगे और कल इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं, जो वेन डायग्राम पे आधारित सवाल हैं, चुनाव पे आधारित प्रश्न हैं, उसके बाद जनसंख्या पे आधारित प्रश्न हैं, उन सबको कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।